नमस्ते दोस्तों, और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल वेलनेस विद रचना पर। और चूँकि चैनल का नाम ही है वेलनेस विद रचना, तो आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करेंगे, जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और पहली बार ये दिवस मनाया गया था 10 अक्टूबर 1992 को, और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस पर हम बहुत कम बात करते हैं। हम छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, मानसिक अस्वस्थता है, तो हम उसे किसी को बताते नहीं हैं कि लोग हमें तरह तरह के नाम दे देंगे। यानी बहुत स्टिग्मा इस से जुड़ी हुई है मेंटल हेल्थ से, जबकि बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर इसके बारे में बात करें। और जितना हम बात करेंगे, शेयर करेंगे, हमारी समस्या का हल उतना निकल पाएगा। कई बार अपना दुख, अपना दर्द, अपनी परेशानी कहने से वो हल्की हो जाती है। इनफैक्ट जिस चीज़ को हम बहुत बड़ी समस्या समझ रहे होते हैं, वो शायद उतनी बड़ी समस्या होती भी नहीं है, और वो हमें मानसिक रूप से परेशान कर रही होती है, हमें डिप्रेस कर रही होती है, या हमको परेशान कर रही होती है, हमें तनाव दे रही होती है। और उसकी वजह से हमारा फिज़िकल, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य है, वो भी ख़राब हो रहा होता है। और जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है कि इसके लिए हम इतना परेशान हों। और फिर ये भी कहते हैं ना कि किसी भी परेशानी को लेकर अगर आप बहुत परेशान होते हैं तो उसका हल नहीं निकलता है। परेशानी को ठंडे दिमाग से सोचने पर ही उसका हल निकल पाता है। और ये भी हम लोग सुनते हैं कि अगर अपने मन की हो जाए तब तो अच्छा ही है, लेकिन अगर अपने मन की ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि तब वो ईश्वर की मर्ज़ी है, और ईश्वर की मर्ज़ी तो अच्छी ही होगी। तो हमारे जो मानसिक अस्वस्थता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। हम बनना चाहते हैं आईएएस, लेकिन हम बन नहीं पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैसे बच्चे इसको लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा आयोजित किया गया था, और 150 से भी अधिक देशों में मौजूद ये एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। और इस पहल का प्रस्ताव 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उप महासचिव रिचर्ड हंटर के द्वारा किया गया था। 1994 तक ये दिन बिना किसी विशेष थीम के मनाया जाता था, लेकिन विशेष थीम के बिना मनाया जाता था, लेकिन इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य के जो सामान्य मुद्दे थे उनके बारे में लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाता था। ये उस पर केंद्रित था। बाद में 1994 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के जो तत्कालीन महासचिव थे, यूजीन ब्रॉडी, उनके सुझावों के आधार पर इस दिन को थीम के आधार पर मनाया जाने लगा। और वर्ष 1994 का थीम था पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। और तब से वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, इसकी रोकथाम और मानसिक रोगों से प्रभावित लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए, लोगों में एक समर्थन पैदा करने के लिए और उन्हें शिक्षित करने के लिए एक विशेष विषय को चुनने की घोषणा की। जैसे इस बार यानी 10 अक्टूबर 2023 को जो इस दिन की थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, हेल्थ फॉर ऑल। ये इस बार के वर्ल्ड हेल्थ
मेंटल डे की थीम है। हेल्थ फॉर ऑल या मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उन सब के बावजूद सभी को मानसिक स्वास्थ्य का पूरा अधिकार है। और इसीलिए आप देखिए कि आज जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ आपको कि आज जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें रैंप्स बनाए जाते हैं। उस रैंप को बनाने का कारण ये है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं उनको सुविधा हो सके, क्योंकि अगर उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी और किसी स्थान पर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, एलिवेटर नहीं है, तो मानसिक कष्ट तो होगा उनको बहुत ज़्यादा। और इसलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर रैंप्स इत्यादि बनाए जाएं, एलिवेटर बनाया जाए। साथ ही विदेश में अगर आप देखें तो वहाँ पर तो अगर बस है तो बस का ड्राइवर अगर देखता है कि कोई व्हील चेयर बाउंड व्यक्ति है तो वो अपनी बस में उसके ये सुविधा होती है कि वो रैंप को कर सकता है बाहर स्टेयर्स के बियॉन्ड। और सबसे पहले जो व्हील चेयर बाउंड व्यक्ति हैं उनको मौका दिया जाता है, वो बस में चढ़ते हैं, उनके लिए सीट भी निश्चित होती है, वो उस पर बैठते हैं और उसके बाद अन्य लोग बस में चढ़ते हैं। तो ये जो उनको दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उससे उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहता है। वे कहीं पर भी जा सकते हैं, घूमने के लिए, काम के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वजह से कि वे शारीरिक रूप से कहीं किसी प्रकार से उनमें कोई अक्षमता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम देखते हैं कि पश्चिम में जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो ज़्यादा सुविधा के साथ रह पा रहे हैं, और इसका प्रयास हमारे यहाँ भी किया जा रहा है, लेकिन हमें अभी उसमें और काम करना बाकी है। तो जो स्ट्रेस है या जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत सारे कारकों पर आधारित रहता है, जिसमें फिज़िकल भी हैं, जिसमें हमारे आर्थिक कारण भी हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं। लेकिन जब ये परेशानी क्रॉनिक हो जाती है, लंबी हो जाती है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, हमारा काम करने में मन नहीं लगता है, हमें भूख नहीं लगती है, हमें नींद नहीं आती है, हम सोशल नहीं रह जाते, हम लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते, हम अकेले बैठना चाहते हैं, कई बार अंधेरे में बैठना चाहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई समस्या है, और उस समस्या को परिवार वालों को पहचानने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये इनका जो दिक्कत है इनको कोई और इसलिए इनको अलग छोड़ देना चाहिए, उसकी जगह उस व्यक्ति को पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है परिवार के, और परिवार को उन्हें काउंसलर के पास ले जाने की ज़रूरत है। कई बार काउंसलिंग के साथ साथ हो सकता है कि कोई शरीर में किसी हार्मोन की कमी है और इसलिए दवा लेने की भी ज़रूरत हो, तो वो डॉक्टर की सलाह से ये सारे काम किए जाने चाहिए। भारत में जॉइंट फैमिली का कल्चर रहा है, और जॉइंट फैमिली में बहुत सारी समस्याएं स्वयमेव हल हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और उससे हमारे दिल का जो गुबार है वो निकल जाता है। बात करने से कई बार ये समझ में आ जाता है कि जो समस्या गंभीर हमें लग रही थी वो वास्तव में है नहीं, या हमारी जैसी ही स्थिति में दूसरे लोग भी हैं, एक ही नाव में हम सब सवार हैं, और इसलिए कोई एक्सक्लूसिव ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, और हम इससे निकल सकते हैं, और भी लोग निकले हैं इस समस्या से बाहर, और हम भी बाहर आ सकते हैं। अगर ये होप हमको मिल जाए तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लगता है।
बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर सामने आएँ, हम बात करें, हम बोलें। और मानसिक स्वास्थ्य का जो मुद्दा है उसको स्टिग्मेटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई काउंसलर को कंसल्ट करता है तो हमारे समाज में प्रायः कह दिया जाता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इम्बैलेंस्ड है, उसको काउंसलर के यहाँ जाना पड़ रहा है। काउंसलर के यहाँ जाना कोई बुरी बात तो नहीं है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने आप को बेहतर करना चाहता है, उसके अंदर ये इच्छा है और वो काउंसलर से सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि उसे अपनी जो सिचुएशन है वो समझ में नहीं आ रही है। उसको शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसको कैसे हल करे, कैसे उसको देखे। काउंसलर शायद उसको ये बता सकेगा कि कैसे ऑब्जेक्टिवली वो देखे। क्योंकि जब एक थर्ड पर्सन किसी समस्या को देखता है तो समस्या के सारे पहलुओं को देख पाता है, और जब हम अपनी समस्या को देखते हैं तो हम केवल एक एंगल से देखते हैं। इसलिए काउंसलर के पास जाना, थेरेपी लेना, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है और उसको करने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। आज जैसे कि हम स्त्रियों से संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं, और इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जिन्होंने सैनिटरी पैड्स का वितरण किया, उन्होंने पैड वेंडिंग मशीन्स लगवाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और अब ये टैबू नहीं रह गया विषय। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ को लेकर भी मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि 2015 के सिलसिले में दीपिका पादुकोण ने 2-3 साल पहले एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि यद्यपि वो उस समय अच्छा उनका कैरियर चल रहा था, पीक पर थी अपने कैरियर में, लेकिन वो बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, उनको काम में मन नहीं लगता था और निराशा होती थी, उदासी होती थी। और ये सब जो साइंस हैं वो डिप्रेशन के या उनका मानसिक स्वास्थ्य किसी का नहीं अच्छा होता है तब होता है, और तब काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। यद्यपि भारत में जो मनोचिकित्सक हैं उनकी संख्या बहुत कम है। मेरे ख्याल से जितना मैं पढ़ रही थी लगभग 9000 मनोचिकित्सक हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का उद्देश्य ये है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता चलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, अपने परिवार के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या सोशल मीडिया की हो गई है, और हम फेसबुक, इंस्टाग्राम से अफेक्ट होते हैं। कितने लाइक्स मिले, हमारी एक लाइफ हो गई है, इंस्टाग्राम की लाइफ हो गई है, और दूसरी लाइफ हमारी जो वास्तविक लाइफ है। इंस्टाग्राम में बड़ा खूबसूरत सब दिखाई देता है, तो इसको वो ऑल्टरनेट रियलिटी एक हमने क्रिएट कर ली है। प्रायः हम देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, और उसका परिणाम क्या है कि उनमें तरह तरह के मानसिक अस्वास्थ्य के लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर हम टीवी के सामने बैठे हैं, हम मोबाइल लेकर बैठे हैं, बाहर तो निकलते ही नहीं हैं, हम धूप में नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, हम टहल नहीं रहे हैं, हम खुली हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, हम दौड़ने वाले खेल नहीं खेल रहे हैं, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। सोशल मीडिया की जो लत है उसने भी हमको काफ़ी परेशानी में रखा है। हम कंपटीशन करते हैं, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिस सब की वजह से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम सुंदर दिखें, हमारे चेहरे पर एक रोशनी दिखाई दे, ग्लो आ जाए, और उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, ये क्रीम, वो क्रीम। क्रीम भी दावा करती है ये क्रीम लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, रौनक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा। साबुन से लेकर क्रीम सभी ये दावा करते हैं, लेकिन क्या इससे आ जाता है ग्लो? ग्लो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप अंदर से स्वस्थ ना हो। आप अगर दुखी हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी, तो आप लाख क्रीम लगा लीजिए, आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं आ सकता। ग्लो लाने के लिए क्रीम की नहीं, बल्कि आपको हैप्पीनेस की ज़रूरत है, कि आपको
एक ऐसे मन की ज़रूरत है, एक ऐसे शरीर की ज़रूरत है, एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत है जिनमें बैलेंस हो, जिनमें योग हो। हमारे अपने संस्कृति में इसके विषय में बताया गया है। योग की बात जो हम करते हैं वो योग केवल आसन करना ही नहीं है। इस योग का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनमें बैलेंस उत्पन्न करना, उनमें संतुलन स्थापित करना, उनका योग। अगर हम ये करेंगे तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बना रहेगा। तो आज हम लोगों को ये प्लेज करना चाहिए कि हम खुद अपनी सहायता करेंगे स्वस्थ रहने में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। अगर हम नकारात्मक होंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, तो हम अपने साथ के लोगों को भी दुखी करते हैं, उनको भी हम नकारात्मकता की स्थिति में पहुंचा देते हैं। अगर आप किसी को, पौधे को भी अगर आप रोज़ बैठ के कहें कि तुम ठीक नहीं हो, खराब हो, तो पौधा भी कुछ दिनों में सूख जाता है। तो मनुष्य है जिसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुखर हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद पॉजिटिव हों और अपने आसपास भी पॉजिटिव वाइब्स को फैलाएं। हमें तय करना है कि हमको अपने जो मानसिक कष्ट हैं उनसे बाहर खुद आना है। ये रिज़ॉल्व हमें करना है। सभी के जीवन में मानसिक अस्वस्थता के दौर आते हैं। हमेशा हम हंसते नहीं रह सकते, हमेशा हम खुश नहीं रह सकते। ये हमें स्वीकारना पड़ेगा। वो केवल सोशल मीडिया की दुनिया में होता है कि हम हंस रहे हैं बराबर, पर वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। हम दुखी भी होते हैं, हमें बहुत कष्ट होता है, हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, उठने का मन नहीं करता, लेकिन खुद को हमें निकालना है। ये रिज़ॉल्व हमें करना है। सामने दीवार पर लिख लीजिए, टांग दीजिए वहाँ पर कि आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको याद रखना है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर कष्ट हैं तो उसके पीछे अच्छे दिन भी आएंगे, और एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और तब आपको लगेगा कि अच्छा, वो इतनी परेशानी वाले दिन थे जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन मैं उससे बाहर आ गया या बाहर आ गई। तो इस रिज़ॉल्व के साथ मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे, तभी हम एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा परिवार बना पाएंगे, एक अच्छी कम्युनिटी का निर्माण कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपने देश के निर्माण में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आज कुछ हमने सेलिब्रेट किया अपने कॉलेज में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ओकेजन पे, तो मैं उस भाषण के भी कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी एक को भी उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, तो यही मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए। जैसे थ्योरी का प्रैक्टिकल होता है, तो वैसे ही सारे विचारों का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में या अन्य भी जो विचार किए गए उनका जो प्रैक्टिकल है हमारे पास, वो है योग दर्शन। और जब आप प्रैक्टिकल करती है ना, तो आपके पास एक प्रैक्टिकल मैनुअल होता है। वो एक होता है जो आपके थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं, और उस पर जब आप अपना प्रैक्टिकल करती है तो फिर आप कॉपी पर लिखती है जो आपने किया वो नहीं होता है जो उस मैनुअल
मन की 5 स्थितियां, 5 भूमियां, ना ये तो पढ़ते हैं सब कुछ में। आपका आपकी जो मनस्थितियां हैं, मन के जो स्तर हैं वो अलग अलग होते हैं, योग देखिए। उसने कहा कि मन की स्थितियां 5 होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि। नहीं, हम इसमें किसी की परिभाषा पर अभी नहीं जाएंगे। तो क्या है कि इस मन को स्वस्थ कैसे रखना? अब चलिए, हमें आपके अनुसार मेंटल हेल्थ की परिभाषा तो नहीं आती, तो हम आपको इसको जो फिजिकल हेल्थ है उसके साथ जोड़ करके थोड़ा सोचने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छा भोजन दिया जाता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बहुत अच्छा भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उस भोजन में आटे में जो रोटियां बनी है, उस आटे में थोड़ा सा पत्थर का चूरा मिला हुआ है, थोड़ा सा, तो आप रोज खाएंगे, शायद आपको स्वाद में भी समझ में नहीं आएगा, अच्छा खाना, पर क्या उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य वास्तव में बनेगा? नहीं बनेगा ना। अगर आप ठीक है, अच्छा भोजन भी मिला, अच्छा भोजन मिला, जैसा आप चाहती हैं वैसा भोजन मिला, पौष्टिक और स्वादिष्ट, तो उसके बाद जब आप सोने के लिए गए, आधे घंटे में आपको किसी ने आपको पकड़ा, सुनो ठीक हो ना, हाँ ठीक है, फिर आप सुनेंगे। फिर आधे घंटे बाद इसमें आज का खाना ठीक था, फिर आधे घंटे बाद पानी साफ खाना, तो बताइए आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मन की बात हम ले रहे, शारीरिक स्वास्थ्य बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। दूसरे दिन आप उठेंगी तो खड़ी नहीं, रात भर आप ठीक है ना। और मान लीजिए ये दोनों मिल गए, खूब अच्छा भोजन, खूब अच्छा खाना, एसी कमरा, खूब मुलायम गद्देगा, और आप खा रही हैं और दिन भर सो रही हैं, खा रही हैं और सो रही हैं, बनने के बाद आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा या बुरा हो जाएगा? अरे हम पूछ रहे हैं क्या होगा? बुरा हो जाएगा ना। फिर आपकी चलने की शक्ति नहीं होगी, उठने की शक्ति नहीं होगी। तो क्या चाहिए स्वस्थ होने के लिए? स्वस्थ भोजन चाहिए, उचित विश्राम चाहिए, और साथ ही साथ स्वस्थ परिश्रम भी चाहिए। जो आज की युवा पीढ़ी जिनकी तरफ दौड़ती है वर्कआउट करने के लिए, मन को भी ये तीनों चीज चाहिए, यानी अच्छा भोजन, अच्छे विचारों के रूप में, अच्छे ग्रंथों के अध्ययन के रूप में, अच्छा विश्राम और अच्छा मानसिक कार्य, तो ये अच्छा भोजन और संतोष। संतोष क्यों करें? क्योंकि बेटा हम जीवन में कितना भी परिश्रम कर ले, मुकेश अंबानी नहीं बने, तो हम अपने लिमिट सोच लें कि हम इतना परिश्रम कर सकते हैं और इतना हम पा सकते हैं, है ना हम इतना कमा लेंगे कि मुकेश अंबानी बन जाए, और ना हम जिम जा करके और मेकअप करके ऐसा हो जाएंगे जैसा कि ऐश्वर्या राय है, नहीं हो पाएंगे ना। तो हम अपनी लिमिट बनाने और खुश ये नहीं सोचना क्या हमारी हाइट 6 फीट होनी चाहिए, तब तो कभी शांति, मानसिक स्वास्थ्य नहीं, ठीक है। तीसरा जो शब्द आया ईश्वर प्रणित, ईश्वर के आगे समर्पण कर। अभी एकदम प्रारंभ में हमारी प्राचार्य ने आपसे कहा ना कि बोलिए, अपने को बोलिए, अपनी समस्याओं को, और उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी समस्याओं को किसी को कहते हैं तो वो उसको गुप्त नहीं रखता है, प्रचारित कर देता है या दुरुपयोग कर देता है, हमारी कमजोरी। तो उन्होंने कहा डायरी में लिखिए, एकदम सही कहा उन्होंने। और आप जानते हैं ना, डायरी में झूठ नहीं लिखा जाता, सच ही लिखना होता। डायरी में आप झूठ लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको पकड़ेगा नहीं, पर ऐसा नहीं किया जाता।
को, सारी प्रताड़नाओं को, सारी वंचनाओं को खुल करके करिए इस विश्वास के साथ कि वो सुनेगा और किसी को बताएगा। कहिए कि आपको तो पता है कि मैं ये नहीं कर सकती और मुझे करने दिया गया और करना। कहिए कि आपको पता है कि मुझे ये करना है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जानती हैं, जैसे आप एक दीवार के सामने, एक बंद जब दीवार के सामने दीवार की तरफ मुंह करके जब चिल्लाती है तो वो आवाज रिफ्लेक्ट होती है ना। तो ये आपका सारा कुछ रिफ्लेक्ट, वो एक अनंत शक्ति है जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। नाम से मतलब नहीं है, तुम किस नाम से आना है, किस बुद्धि से कहेंगे, ये सब वो है। इस विश्वास के साथ करिए तो आपकी अपनी ही शक्तियां रिफ्लेक्ट होंगी और आपको लाभ मिलेगा। ये है। अब ये जब करने चले तो क्या कठिनाइयां होगी? इन कठिनाइयों के साथ शुरू होती है गीता, एक युद्ध। और उस युद्ध भूमि में खड़े होकर के सबसे बड़ा योद्धा कहता है कि नहीं, मुझे किसी को नहीं मारना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता कि उसके हट जाने से युद्ध रुक जाता। इस समय कई जगह पर हम लोग भयंकर युद्ध देख रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जो राष्ट्र नायक है वो हट जाए तो युद्ध शायद रुक जाए, पर वो युद्ध वहां रुका नहीं। क्या होता? वो हार जाते जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, और उनके हार जाने से हमेशा कहा जाता कि कोई भी गलत काम कर लो तो मेरे पास अगर ताकत है तो कोई कुछ नहीं करता। इसलिए पांडवों को युद्ध जीतना। इस भयंकर प्रश्न पर पूरा मानसिक संतुलन जब बिगड़ गया था अर्जुन का, प्रैक्टिकली उस स्थिति पर कृष्ण उसको समझाना शुरू करते। और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन में ठंडा है, गर्म है, सुख है, दुख है, ये है नहीं, ये केवल तुम्हारा मानसिकता है। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये केवल तुम्हारे मन में, इनमें बराबर। कैसे बराबर कोई? कैसे हम कहेंगे कि कुछ वास्तव में ठंडा नहीं है, वास्तव में गर्म नहीं है? सच में ऐसा हम अगर पहाड़ों पर चले जाए जहाँ का टेम्परेचर -2 होता है, हमें जितनी तकलीफ होगी उसी में रहने वाले व्यक्ति को उतनी तकलीफ नहीं होगी। वो शायद कहेगा कि टेम्परेचर तो -60 तक जाता है, आज तो गर्म है। तो अर्जुन ने पूछा कि ये जो कह रहे हो मन को शांत करना, तो क्या तुम मेरे मुख में आने वाली चीज है, शांत हो जाएगा? प्रश्न करता है अर्जुन कि मन इतना चंचल है और हम क्या मन को नियंत्रित करेगा? मन ही उनको नियंत्रित कर लेता है। प्रमाथी बलवद्रकम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसुदुष्करम्। तुम कहते हो मन को स्थिर करना है, वो तो उतना कठिन है जैसे कहोगे कि हवा को पकड़ करके रोक लो, है ना? क्या तुम अपने मन की आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं कि कोई हमको गाली दे दे, हम